प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे व्यतिकरण की घटना के उपरांत अभिषेक रजक जी प्राप्त परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण, प्राप्त परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण और प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण। जैसा कि हम सभी बच्चों ने पढ़ लिया है कि जब भिन्न भिन्न तीव्रता और समान आयाम की प्रकाश तरंगे एक साथ किसी रेखा छिद्र से होकर एक माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इनके व्यतिकरण के पश्चात प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर बहुत अधिक बढ़ जावे है और कुछ बिंदुओं पर बहुत अधिक घट जावे है, और यही घटना प्रकाश में व्यतिकरण कहलावे है। ओके, और आपको समझाए थे कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होवे है वे बिंदु संपोषी व्यतिकरण, जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होवे है वे बिंदु विनाशी व्यतिकरण। याद करिए वो भयानक तूफानी सुबह ठंडी वाली, जिस दिन मैंने बताया था आप सभी को मान लेते हैं किसी माध्यम में दो तरंगे संचरित हो रही हैं जिनके आयाम A1 A2 समान आवृत्तियां ओमेगा 0.2 पाई हैं। यदि इनके बीच कालांतर फाई हो तो चाचा अथर्व पहली तरंग का समीकरण y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, और प्यारे बच्चों दूसरी तरंग का समीकरण काफी देखते रहना चाहिए साक्षी प्रधान, जहां सर जी बताए थे y2 बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसे नहीं बात होती। अब अध्यारोपण सिद्धांत की घटना हुई, y बराबर y1 प्लस y2 हुआ। काका सिरताज y1 का मान रख दो, y2 का मान रख दो, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। शेष जी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में त्रिकोणमिति लगा दिए, साइन ओमेगा टी कास फाइव प्लस कास ओमेगा टी साइन फाइव। याद करो आप लोग, सामने कैलकुलेशन देखो, हम बता रहे हैं y बराबर साइन ओमेगा टी दो पदों में कॉमन आया था तो साइन ओमेगा टी ब्रैकेट के अंदर बचा था A1 प्लस A2 कास फाइव प्लस कास ओमेगा टी ब्रैकेट में बचा था A2 साइन फाइव। याद आया विक्रांता यही बचा था कि नहीं? तो विक्रांता जी से पूछकर हमने जो है एक बहुत बड़ी धृष्टता की थी, गुड्डाई की थी कि ये जो A1 प्लस A2 कास फाई था इसे हमने अपनी सहूलियत के लिए आर कास थीटा मान लिया था। आसी खासी देखते रहना। और A2 साइन फाई को आर साइन थीटा मान लिया था। तो भैया सिरताज जी हमारे सामने तो कैलकुलेशन है नहीं, लेकिन आप देख रहे हो कि हम अक्षरशः बता रहे हैं कि इस प्रकार y बराबर साइन ओमेगा टी इंटू का आर कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी इंटू आर साइन थीटा। कुछ यकीन करिए हमारी बात का आर कॉमन हो जाएगा। साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा, जो फार्मूली बन गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के रूप का। तो इस प्रकार परिणामी तरंग का समीकरण आ गया y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और इस प्रकार जो है ये परिणामी तरंग का समीकरण है, व्यतिकारी तरंग का समीकरण है, जिसमें r आयाम के रूप में है, थीटा कला के रूप में है। और बच्चों याद करिए हम लोग जो है बेनू मिश्रा जी r का मान निकालने के लिए पहले एक प्रयास किए थे परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करने के लिए। तो जो आपके पास दो खूबसूरत समीकरण थे, याद करिए r कास थीटा बराबर A1 प्लस A2 कास फाइव, ऐसे था R कास थीटा बराबर A1 प्लस A2 कास फाइव, R साइन थीटा बराबर A2 साइन फाइव। यही था। इन दोनों समीकरणों का नाम हमने रखा था समीकरण 3 और समीकरण 4। वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ो तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विक्रांता से A1 प्लस A2 कास फाइयम का होलम स्क्वायरम प्लस A2 साइन फाइयम का होलम स्क्वायर
आप सभी बच्चे ध्यान दें, जैसा कि हमारी आशी बहुत समझदार बच्ची हैं, इनका नाम किसी समय बंदनी था। आर स्क्वायर कॉमन है, व्हाट बचेगा यहाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या बेटा बीनो देखो, तुम्हारी गणित तो पहले से थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे मरी माई 2ab, या देखा श्रेयांश दिख नहीं रहा क्या बेटा, पक्का पक्का सर, अरे अर्सलानुद्दीन देख ले थोड़ा बुढ़वा देखे रहा कर मेरे भाई, अब कदार देख लो। आगे बढ़े, विक्रांता बेटा आर स्क्वायर और इसका मान 1, a1 स्क्वायर इसमें और इसमें, साक्षी नामक प्रधान देखो तुम्हारा प्रधान ही कितना तेज है, a2 स्क्वायर कॉमन है दोनों में, क्या बचेगा ब्रैकेट में बोलो, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और जब cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई बचेगा तो उसको हम एक राइट कर देंगे ऐसे, प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसी प्रकार r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। व्यतिकारी तरंग के परिणामी आयाम का व्यंजक आ गया, सभी ने ध्यान दिया। यहाँ पर मैंने 2 लंतरानी लगाई थी, अब से एक रजक। एक लंतरानी ये लगाई थी बेटा कि अगर ये जो परिणामी तरंग, कल सभी लोग अंसाल लेके आओगे, बृहस्पतिवार अंसाल बड़े ना, क्यों वैसे तो था सो ये शुक्रवार से कल फ्राइडे से। तो अब यहाँ पर देखो जरा, अभिषेक के रजक, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही है ना, यही है कि नहीं, गौर से देखो बेटा। सर्व एक बार यहाँ पर इस सूत्र को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि r डिपेंड ऑन cos फाई, a1 a2 सब फिक्स है, r किस पर निर्भर करता है बेटिया, cos फाई। हाँ बेटा विक्रंती, तो r जब cos फाई पर निर्भर कर रहा है तो cos फाई का मान बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा, और cos फाई का मान घटेगा तो r घटेगा। cos फाई का सबसे ज़्यादा वैल्यू +1 और cos फाई की सबसे कम वैल्यू -1। cos फाई लाइज इन बिटवीन -1 to +1, -1 से +1 तक लाई करता है। तो अगर cos फाई की जगह इस व्यंजक में -1 रख देंगे तो परिणामी आयाम न्यूनतम आएगा, r मिनिमम आएगा, माने समपोषी व्यतिकरण वाला आयाम आएगा। और cos फाई की जगह +1 राइट कर देंगे तो परिणामी आयाम अधिकतम आएगा, मतलब समपोषी व्यतिकरण की स्थिति आएगी, पहले वाले विनाशी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर देखो जरा, देखो ऐसा, cos फाई अगर +1 हो तो r का वैल्यू मैक्सिमम आएगा कि नहीं, और क्या आएगा विक्रांता, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ऐसे cos फाई के ना एक रख दिए। याद करो यह समपोषी व्यतिकरण के लिए आयाम का व्यंजक आ रहा है, और माननीय प्रधान जी यहाँ पर ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लसम bm होलम स्क्वायरम, तो a1 प्लस a2 होल स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट और स्क्वायर खा जाएगा, ये आ गया आपका। हम गला फाड़ करके समझा सकते हैं, चिल्ला कर बोल सकते हैं कि व्यतिकरण की घटना में, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम दोनों तरंगों के अलग अलग आयामों के योग के, ठीक है, देखिए। और अब अगर जो है cos फाई की वैल्यू कम से कम वाली रखें तो यहाँ पर r भी कम से कम आएगा, मिनिमम आएगा, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति आएगी, और a1 डिफरेंस a2 होल स्क्वायर आए, स्क्वायर अंडर रूट गायब हो जाएगा। हमारे विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम दोनों तरंगों के अलग अलग आयामों के डिफरेंस के बराबर। तो हम लोग जो है आयाम जान गए, विस्थापन जान गए ना बेटा, तीव्रता। अब क्या निकालेंगे,
भाई नकुल जी तीव्रता निकलवाओ। नकुलवा हमारा सबसे प्यारा बच्चा है, कबो हमसे बरसात में उसको मैं कैसे दिन हलवा खिलाऊंगा। अथर्व बोल। अथर्व जी सर। परिणामी तरंग की तीव्रता आई बराबर होता है बेटा के ए स्क्वायर। क्या होता है? ये कक्षा 11 का सूत्र है, तीव्रता आई बराबर के ए स्क्वायर, ऐसे सूत्र होता है। और आई वन बराबर के ए वन स्क्वायर, आई टू बराबर परिणामी तरंग का आयाम मगर यहाँ क्या है? आर, तो के आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक बा। देखो जरा, परिणामी तरंग का आयाम का डेरिवेशन क्या किए थे बेनो? आर बराबर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाइव। यही तो किए थे यार अभी। वर्ग कर दो, आर स्क्वायर बराबर मोनी धोनी स्क्वायर कर दिए, आर स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2। कोई डाउट? के से गुड़ी, मल्टीप्लाई बाय के आर स्क्वायर के वन स्क्वायर के टू स्क्वायर 2k1a2 cos फाइव। ओके। और भाई रवि चौधरी, तू तो चाचा साबू के दोस्त है। यहां तक समझ में आया बच्चों? यस सर। कि ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर, इसमें देखो थोड़ा नौटंकी करते हैं। क्या करें? अंडर रूट cos फाइव बहरे कह देता है, हमारा बड़ा मन है। के अगर अंडर रूट में लिखी तो दुविधा लिखे बिना है, के गुणे के वर्गमूल के। नहीं मानो यार, सो ही है। ए वन के अगर जो ना अंडर रूट के अंदर लिखी तो क्या लिखी? ए टू के अंडर रूट के अंदर लिखी तो क्या लिखी? समझ में आया? के का दुविधा लिखे, के गुणे के, और ए वन क्या लिखे? सेटिंग करते हैं जैसे ये आई वन आई टू सेट हो जाए। या एक का लिख दे अब आई, एक आई वन, एक देखे यहाँ 2 अंडर रूट आई वन आई टू cos फाइव। आई वन का माना और ये आई टू के, ये सेट करे बिना का सेटिंग करे। और ये परिणामी तरंग के सूत्र लड़के, परिणामी तरंग के आयाम और तीव्रता का, परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। इसमें भी वही अंतरानी समकोषी व्यतिकरण हेतु, समकोषी व्यतिकरण हेतु तीव्रता अधिकतम रहे कि ना है? तीव्रता cos फाइव डिपेंड करता है कि ना है? cos फाइव वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रहे कि ना है? गौर से देखो विक्रांत, आई बराबर A1 A2 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव एक हो गया। इसे हम लिख सकते हैं अस्पाल जी, आई बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ना लिख सके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
और ये संपोषी व्यतिकरण के स्थिति में तीव्रता का व्यंजक है। अगर दो अलग अलग तरंग की तीव्रता 2 और 3 हो और कहे संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में महत्तम तीव्रता बताओ, तो √2 √3 का होल स्क्वायर, ये मान दे। और जैसे कहा दो तरंगों के आयाम 3:4 के अनुपात में हैं, तो उनके व्यतिकरण के पश्चात महत्तम तरंग का आयाम बताओ, तो A1 + A2 आ रहा सूत्र, दोनों जोड़ दे और जो ना न्यूनतम तरंग का आयाम दोनों घटा दे, खट से उत्तर है 2 ही नंबर मिले, लेकिन आवत जरूर। ठीक है ना। अब कौन सा व्यतिकरण है? देख ले तुम, सोनी हो तुम। आई बराबर आई मिनिमम, मतलब असलाना ए असलाना कोई डाउट बेटा? ये किस तरह का आयाम आ गया? विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में आयाम या परिणामी तरंग का न्यूनतम आयाम तीव्रता। महत्तम तीव्रता ये है, न्यूनतम तीव्रता ये है। इधर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दो तरंगों के आयाम 3:5 के अनुपात में है, तो महत्तम और न्यूनतम तरंगों की तीव्रताओं में अनुपात बताओ, तो वैसे लगा लेंगे। ठीक है ना, खुद कर तो परे जो तो। हाँ प्यारे बच्चों, एक छोटा सा शब्द है कला संबद्ध स्रोत। जैसे देखो बेटा, हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया अध्यारोपण सिद्धांत, लिखाया था कि नहीं? तो वो कॉमन सेंस के लिए है। अध्यारोपण सिद्धांत लिखाया है ना, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत समझाए तो है, अब लिखाए नहीं है या लिखाए हैं याद नहीं है? लिखाए हैं अध्यारोपण सिद्धांत, लिखाए तो है बेटा? हाँ ठीक। तो इधर ध्यान दीजिए जरा, कला संबद्ध स्रोत। अगर दो प्रकाश स्रोत ऐसे हो कि जिनसे जो तरंगे निकले, क्या हम बोल रहे हैं, सुन रहे हो? एक स्रोत यहाँ हो, एक स्रोत यहाँ हो, इससे जो तरंग निकले दोनों से, दोनों के बीच का कला का जो अंतर हो, जैसे मान लो दोनों तरंगों में कला का, कला संबद्ध स्रोत। ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है दो प्रकाश स्रोत इस प्रकार हो कि उनसे जो तरंगे निकलती हो, उनकी कलाओं का अंतर हमेशा स्थिर है, न बदले। जैसे अभी जो है 9 बजे एक तरंग निकल रही है 30 अंश की कला पे, और दूसरे स्रोत से एक तरंग निकल रही है 90 अंश के कला पे, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना है? 60। इसकी कला 30 पे है, इसकी कला जो है 90 पे है, तो दोनों के बीच का कलांतर। अब एक हम 3-4 दिन तक देखा था कि दोनों तरंग जातियां हैं, चाहे जब जाए, लेकिन हम देखिए दोनों के बीच जो तरंग जाए उनके बीच के कला में के अंतर 60 है रहा है। मान लीजिए जैसे ई वाली तरंग 10 के अंतर में जात हो, ई वाली 70 पे जाए, ई वाली जो है 20 के कला जात हो तो ई वाली 80 पे जाए। माने चाहे जैसे जो है दोनों स्रोत से तरंग निकले, लेकिन दोनों तरंगों के बीच कला का जो अंतर हो वो फिक्स बना रहे, वो ना बदले, चाहे जैसे तरंग निकले, चाहे जिस प्रकार की तरंग निकले। माने अगर कोई एक तरंग पहले स्रोत से 5 की कला पे निकले तो फिक्स है कि दूसरे स्रोत से जब निकले तरंग वो का कला 65 रहे, माने दोनों के बीच के अंतर 60 है। तो ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत। याद हो गया? ऐसे दो प्रकार स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर सदैव स्थिर बना रहे, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा एक बकवास हेडिंग है, व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की घटना के लिए शर्त क्या है? कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए व्यतिकरण के लिए?
सबसे पहली कंडीशन यानी होनी चाहिए कि दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, माने दोनों स्रोतों से जो तरंगे निकल रही हैं प्रकाश की, उनकी कलाओं का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। हो गया, याद रहेगा। दोनों कला संबद्ध स्रोत जो हो बहुत पास पास होने चाहिए, निकट। ध्यान देना बेटा, क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिकल कराएंगे अभी हम, तो उनमें ये सब बातें रहेंगी। क्या बोल रहा है बेटा था, जो दोनों स्रोत हों, पहली वाली तरंग निकालने वाले दोनों, दूसरी तरंग निकालने वाले दोनों स्रोत बहुत नजदीक होने चाहिए। पहली शर्त क्या है, स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरा क्या है, निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत कैसे होने चाहिए, और दोनों स्रोत निकट निकट होने चाहिए, बहुत पास होने चाहिए। और अगली कंडीशन क्या है, स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण समझ रहे हो, बहुत पतले, खुरचत है, छिद्र ना दिखा, तो हाँ, तो संकीर्ण होने चाहिए। दोनों छिद्र कैसे होने चाहिए, और आवृत्ति समान होनी चाहिए। ये परिभाषा में अभी बताए थे कि लगभग समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम। तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए, आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। 2 3 4 6 कंडीशन होनी चाहिए। तो यही है व्यतिकरण हेतु शर्तें। तो सोनी बेटा एक बार फिर से बता दें, व्यतिकरण की क्या प्रमुख शर्तें हैं। दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, प्रकाश के दोनों स्रोत जिनसे तरंगे नहीं लगी, क्योंकि 2 तरंगे लेके चलते हैं ना, बहुत संकीर्ण होने चाहिए, पतले। दोनों स्रोत बहुत पास पास होने चाहिए। दोनों प्रकार के तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। इधर क्लियर।